सुअपराहन बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा में संकलित कविता घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था और उनकी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, अनाम, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। तो ये उनकी रचनाएं हैं। तो अब इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो इस समय जेल में बंद हैं। तो जब वो जेल में बंद थे तो उस समय उन्होंने यह कविता लिखी थी। तो इस कविता में उन्होंने क्या बताया है कि भाई उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और इस कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो जेल में जब उनको बंद कर दिया गया तो उन्होंने अपने घर परिवार को याद किया। घर परिवार को याद करने के बाद उन्हें तो उसमें कवि क्या बताते हैं कि भाई वो जेल में बंद है, अपने घर परिवार को याद कर रहे हैं, बारिश हो रही है। तो बारिश जब होती है तो उन्हें अपने परिवारजनों की और भी अधिक याद आ जाती है। तो अब हम इस कविता को शुरू कर रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन घिरता रहा है, इसका अर्थ होता है प्राणों और मन में छा जाना। ठीक है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिर का अर्थ क्या होता है? तैरना। घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। जो पूर का मीनिंग क्या होता है? समृद्ध, यानी कि भरा हुआ। तो अब कवि क्या बताते हैं कि भाई कवि कहता है कि आज बाहर बहुत पानी बरस रहा है, अर्थात बाहर बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है। रात भर हुई इस वर्षा ने उसके मन की कोमल भावनाओं को जागृत कर दिया है। ऐसी तेज वर्षा में कवि की आंखों के सामने उसका घर तैरता हुआ नजर आने लगता है, यानी कि उसको अपने घर की सारी पुरानी बातें याद आ गई है। अर्थात कारावास में रहने के कारण उसे अपना घर और घर के सदस्य याद आने लगते हैं। तो वह घर, यानी कि जो कि उससे बहुत दूर है, वो खुशियों से भरा हुआ घर है। कहने का भाव यह है कि कवि के जेल प्रवास के समय भयंकर वर्षा होने के कारण उसे अपने घर की याद आने लगती है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप का मीनिंग क्या होता है? अत्यधिक दुख। अत्यधिक दुख। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो अब यहाँ पर कवि क्या बताता है कि कवि अपने घर के सदस्यों की याद आने पर भावुक हो उठता है। उसे अपने भाई बहनों और उनके आपसी प्यार की बहुत याद आती है। तो कवि अपने परिवार के सदस्यों को याद करता हुआ कहता है कि उसके घर में 4 भाई हैं और आज उसकी बहन अपने मायके अर्थात अपने घर आई होगी और उसे न पाकर, यानी कि अपने 5वें भाई को न पाकर वो बहुत दुखी हुई होगी। तो परिवार की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसकी बहन अपने पिता के घर न आकर कष्ट और दुख के घर आ गई है, यानी कि जो मायका कभी उसके लिए खुशियों का प्रतीक होता था, आज वही मायका उसके लिए किसका प्रतीक बन गया है? वो दुख का प्रतीक बन गया है। कवि का घर वास्तव में एक सुखी घर है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात सभी का आपस में गहरा प्यार है। जो 4 भाई हैं वो उसके लिए भुजाओं के समान हैं। तो उसके जो 4 भाई हैं वो उसके लिए किसके समान हैं? भुजाओं के समान। और जो बहनें हैं वो उनके लिए प्यार का प्रतीक है।
तो वो उनके लिए प्यार का प्रतीक है। तो वो कवि बताना चाहता है कि वे चारों भाई चार भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती है। सभी के बीच प्रेम व स्नेह का अटूट रिश्ता है। तो भुजा भाई में आपका यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, गड़ी, गड़ी का मीनिंग क्या होता है? सहारा। और स्नेह धारा यानी कि प्रेम की भावना। का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो अब कवि यहाँ अपनी माँ को याद कर रहा है, माँ की गोद को याद कर रहा है, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। तो कवि कहता है कि भाई मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, वह उसके जेल जाने के कारण दुखी है। और वह अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी गोद में सिर रखने से उसके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अर्थात माँ के स्नेह भरे स्पर्श से कवि अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। अब कवि आगे क्या कहता है कि माँ के प्यार की धारा का प्रसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, उसके स्नेह की धारा यहाँ जेल तक भी बह रही है। अब वो क्या कहता है कि भैया ना मैं अपनी माँ को पत्र लिखना चाहता हूँ, लेकिन है ना मेरी माँ तो मेरा पत्र प्राप्त कर लेगी, लेकिन मेरी माँ को पत्र लिखना नहीं आता कि वो मुझसे बातचीत कर सके। उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, जिस कारण वह उसे पत्र भी नहीं लिख सकती, इसीलिए उसे अपनी माँ का कोई भी पत्र प्राप्त नहीं होता। उसके बाद क्या है? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। व्यापा का मीनिंग क्या होता है? अनुभव हुआ। जो अभी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बिचके का मीनिंग होता है घबराना। हिचके का मीनिंग क्या होता है? डरे। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। झंझा का मीनिंग क्या होता है? तेज हवा। और लरजता का मीनिंग क्या होता है? कांपना। तो अब कवि यहाँ पर अपने पिता की जिंदादिली, बहादुरी और उनकी दृढ़ता को याद करता है, उनका वर्णन करता है। कवि कहता है कि घर पर मेरे पिताजी हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, परंतु अभी तक भी उन पर बुढ़ापे का कोई भी असर दिखाई नहीं देता। आज भी उनके हृदय में नव युवकों जैसा उत्साह है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि वो अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, वे अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। तो कहने का भाव यह है कि वे प्रसन्नता एवं उल्लास से परिपूर्ण है। कवि कहता है कि उनके अंदर इतना साहस है कि मौत के सामने भी वे डटकर खड़े हो सकते हैं। अर्थात उनके सामने अगर यदि शेर भी आ जाए तो भी वो उसका मुकाबला कर सकते हैं, घबराएंगे नहीं। उनकी आवाज़ जो है वो बादलों के समान है, उनकी आवाज़ में बादलों जैसी गर्जना है। और उनके कार्यों में क्या लहरता है? आंधी तूफान जैसा कंपन है। अर्थात वे जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आंधी तूफान आ गया हो। तो कवि के कहने का भाव यह है कि पिताजी की उम्र का प्रभाव उनके किसी भी कार्य पर नहीं पड़ता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। दंड क्या होता है? व्यायाम का एक तरीका, ये एक प्रकार का व्यायाम है। मुकदर, मुकदर होता है मुंगरी, यानी कि एक प्रकार का उपकरण। व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुंगरी एक प्रकार का उपकरण। मूठ, मूठ का अर्थ क्या होता है? पकड़ने का स्थान। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तो अब कवि अपने पिता को याद करता हुआ कहता है कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके तथा 260 दंड बैठक करके
खूब मुकद्दर को हिलाकर वो घर में ऊपर से नीचे आए होंगे तो वो मुझे याद करके रो पड़े होंगे, यानी कि उनको अपने 5वें बेटे की याद आ गई होगी और वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। तो इन सब बातों की जो स्मृति है वो कवि को व्यथित कर देती है और बरसते पानी में कवि को घर की याद सताने लगती है। 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। तो व्यापा का मीनिंग मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, समाया। तो अब कवि क्या कहते हैं कि कवि अपने भाई बहनों को याद करता हुआ कहता है कि उसके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। जो भाई है वो उसके लिए भुजाओं के समान है और जो बहनें हैं वो उनके लिए प्रेम का प्रतीक है। तो इस समय जब उसके घर में उसके बहन भाई खेल रहे होंगे या खड़े होंगे तो उसके पिताजी की नज़र उन पर अवश्य गई होगी और वो अपने 5वें बेटे को याद करके रो पड़े होंगे। लेकिन अब मुझ अभागे को न पाकर और मेरा नाम लेकर वो आंसू बहा रहे हैं, जो कभी भी किसी भी मुसीबत से नहीं घबराते, जो बुढ़ापे से भी मतलब बुढ़ापे का असर उन पर नहीं होता, जो मुसीबत से नहीं घबराते, ऐसे दृढ़ व साहसी पिता अपना धैर्य खो बैठे होंगे और अपने पुत्र को मिलने वाली यातनाएं याद करके उनकी आंखों से आंसू आ गए होंगे। तो कवि की स्मृति ने उन्हें रुला दिया होगा। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। अभागा होता है भाग्यहीन। ठीक है। आज उनके स्वर्ण बेटे होता है सोने जैसे बेटे, लगे होंगे उनको हेटे। हेटे का मीनिंग क्या होता है? हीन। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि को अपने पिता की याद आ रही है कि मैं अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ, वे मुझे सदा ही अपने सारे पुत्रों में सोने पे सुहागा, अर्थात सभी पुत्रों में ही मुझको वो श्रेष्ठ बताते आए हैं। वो मुझसे अत्यधिक प्यार करते हैं। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण उन्हें अपने 4 बेटे सोने के समान गुणों वाले पुत्र भी तुच्छ व हीन लगे होंगे। क्यों? क्योंकि वे तो मुझे उनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझा करते थे और आज मैं भाग्यहीन जेल में होने के कारण यहाँ उनको कष्ट पहुँचा रहा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का अर्थ होता है परंपरा। तो जो माँ ने उनकी आंखों में आंसू देखे होंगे तो माँ ने उनको समझाने की कोशिश की होगी कि भाई आप है ना क्यों इतना दुखी हो रहे हो, क्यों इतना व्यथित हो रहे हो, आपकी आंखों में पानी किस लिए लाए हो, हमारा बेटा भवानी वहाँ जेल में अच्छा होगा, आप अपना मन क्यों छोटा कर रहे हो। वह उन्हें समझाते हुए कहती है कि वह आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा है, यानी कि वह अपने पिताजी की बनाई हुई परंपरा की आज्ञा का ही पालन कर रहा है। पाँव जो पीछे हटाता काख कोख को मेरी लजाता। लजाता का अर्थ क्या होता है? लज्जित करना। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर में खोता कहाँ हूँ। तो जब कवि की माँ उनको समझा रही थी तो वो कहते हैं कि भाई अगर वो आपके दिखाए हुए रास्ते से पाँव पीछे हटा लेता तो वो मेरी कोख को लज्जित करता, और आप इस तरह मत रो। अगर आप इस तरह रोओगे तो बाकी बच्चे अगर आपको देखेंगे, आपको कच्चा पड़ता देखेंगे तो वो भी रो पड़ेंगे। तो पिताजी कहते हैं कि भाई मेरा बेटा वहाँ जेल में बंद है, पता नहीं उसको वहाँ कितनी यातनाएं दी जा रही होगी। तो वो अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि मैं रोता कहाँ हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं रो रहा। और कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में वेदना छिपाना उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अब कवि क्या करता है? हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन। सजीला का अर्थ होता है आकर्षक।
पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ यही सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो कवि अब सावन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे सुंदर, आकर्षक, पवित्र लगने वाले सावन, तुम सबको खुशियाँ प्रदान करते हो, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का उद्धार होता है। लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को न बरसने दो, अर्थात वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी न हो, ऐसा न हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब कवि जो है वो अपना संदेशा देते हैं सावन को, और क्या कहते हैं कि भाई तुम मेरा संदेशा मेरे घर पर पहुंचाना और उनको ये कहना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात की है कि मैं घर में नहीं हूँ। और कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा हुआ है। तो कवि स्वयं को संबोधित करता हुआ कहता है कि मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए तो यह कह दिया कि बस मैं घर में नहीं हूँ, बस मुझे यही दुख है, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत कठिन है और इसी दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ, मेरा जो जीवन है यहाँ पर वो नरक के समान है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, काम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। तो धीर का अर्थ क्या होता है? धैर्य। शोक का अर्थ क्या होता है? दुख। तो कवि अपने संदेश वाहक सावन से कहता है कि भाई तुम घर जाकर मेरे पिता को ये मत कहना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, उनके सामने निराशा की बातें मत करना, उन्हें कहना कि मैं आनंद से हूँ, लिख पढ़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपनी मस्ती में काम कर रहा हूँ। यानी कि मैं साहित्य का अध्ययन करता हूँ, कविताएं करता हूँ, नाम भी कर रहा हूँ, हर समय व्यस्त रहता हूँ, अपना समय मैं व्यर्थ नहीं करता और यहाँ मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं है। तुम उन्हें कहना कि जेल के लोग भी उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक न करें, अर्थात वे दुखी न हो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा। तो अब कवि आके क्या कहता है कि और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। अब कवि कहता है कि भाई मैं यहाँ जेल में बंद हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सूत काटने का काम करता हूँ और मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर सेर मेरा। तो कवि कहता है कि जो मेरा वजन है वो 70 सेर बढ़ गया है और मैं यहाँ भोजन भी अच्छे से खा रहा हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। कवि कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर खेलता रहता हूँ, मुझे यहाँ किसी का कोई भी दुख नहीं है, लेकिन जो अंग्रेज सरकार है वो अपने जो क्रांतिकारी हैं उनको यहाँ पर अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ता है, वो उनको दुख देते हैं, तो वो उन सब दुखों को कवि सहन करता है। तो वो कहता है कि भाई ये बात है ना, तुम मेरे पिताजी से मत कहना, उनको तो सिर्फ यही कहना कि मैं यहाँ पर मस्त रहता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन तुम उनसे यह कभी भी मत कहना कि मैं उदास हूँ और निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद भी नहीं आती है और मैं हमेशा जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। तो अब कवि सावन को निर्देश देता हुआ कहता है कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुखों का बखान न करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि भैया ना मैं हमेशा जागता रहता हूँ और मुझे नींद नहीं आती है, मुझे आदमियों को देखकर डर लगता है, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रहती। हे सजीले हरे सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझकर बोलना, उनके सामने कोई भी ऐसे व्यर्थ की बात मत कह देना, कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना कि जिससे वो दुखी हो जाए, उन्हें मेरे ऊपर कोई शक हो जाए। ऐसा बोलना कि जिससे वे तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले,
तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना। यदि तुमने मेरे कष्टों का वर्णन करके उनके सामने बता दिया तो उनका दुख और बढ़ जाएगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो पर वे न बरसे, अर्थात मेरे पिता के जो बादल रूपी नयनों से दुख के आंसू न बहे। उनको कोई भी ऐसी बात मत कहना कि वो अपने 5वें बेटे को याद करके दुखी हो जाए और वो उसको याद करके तरसने लगे। तो कहने का भाव यह है कि कवि की याद में उसके माता पिता तो चिंतित ही हैं, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके दुखी हो रहा है। वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता पर वह अपना संदेश बरसते हुए सावन के माध्यम से पहुंचा रहा है। तो बच्चों, मैंने इस कविता को आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ भी गई होगी। धन्यवाद।